हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे NCERT क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है और थर्ड का जो आपका है हमारा सब्जेक्ट जो था फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, तो इसका हम हाफ कह सकते हैं कर चुके हैं और सेकंड पार्ट इसका कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं देखे तो उसे आप देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट को, इसको देख लीजिए। सेकंड पार्ट भी देखिए। बहुत सारे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री के तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, तो यहाँ पे ये बात चल रही थी कि जो हंटर गैदरर्स होते थे वो अपने मतलब फूड के सर्च के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और वहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाते थे। उनके प्रोसेस का उनके बारे में हमें कैसे पता चला, हम यहाँ से यही समझेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बुरज़होम इन प्रेजेंट कश्मीर। ये आपका प्रेजेंट टाइम में कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बुरज़होम आपका कहाँ पे है, मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा। तो अगर आप सारे साइट्स के लोकेशन करंटली आप याद करेंगे तो आपको आसानी होगी, स्पेशली सीटेड के लिए। पीपल बुल्ट पिट हाउसेज विच वर डिग इनटू द ग्राउंड। तो क्या बुरज़होम में लोग क्या किए थे कि ज़मीन के अंदर यानी ज़मीन की खुदाई करके उसके नीचे पिट मतलब घर बनाए थे। ज़मीन के अंदर खुदाई करके उसको घर बनाए थे। विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और सीढ़ी भी बनाए हुए थे कि उससे उतर सके और उसमें आने जाने का रास्ता उन लोगों के लिए वो काम कर सके। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो ये क्यों बनाए थे? ताकि वो ठंडक में ठंडी से बचने के लिए ऐसा कर सके। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हेट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये भी पाते हैं कि वो जो लोग हट बनाए हुए थे अंडरग्राउंड, उसमें भी एक चूल्हा वो लोग रखे हुए थे और एक बाहर भी रखे हुए थे। उसके रखने का रीज़न क्या है? पीपुल कुड कुक फूड इधर इंडोर्स और आउटडोर्स। तो वो उनको जैसी ज़रूरत फील होती थी वो क्या नाम है उसमें बना लेते थे। चाहे अगर बारिश होती थी अंदर बनाते थे, बारिश नहीं होती थी तो बाहर बना लेते थे। तो इस तरह अपने हिसाब से उसको सेटल कर लेते थे वो लोग। ड्रा ए पिट हाउस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पिट हाउस बनाइए, इसलिए कि पिट हाउस आप बनाएंगे तो पास्ट में लोग कैसे घर बनाते थे आज के दरमियान, यानी आज जो घर बनाने का मेथड है उसके और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये पता चलेगा। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। तो स्टोन टूल भी बहुत सारे साइट से मिला है, ठीक है। बुरज़होम भी उसमें से एक आपका है। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पालियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। तो ये टूल्स जो मिले हैं ये आपके पालियोलिथिक के दौर का जो टूल था वो काफ़ी अलग रफ़ी टाइप होता था, लेकिन ये जो है एक तरह का शार्प टाइप है। तो इसी वजह से इस टाइप के टूल को हम क्या कहते हैं? नियोलिथिक टूल कहते हैं, ठीक है। तो जो ड्रा पिट हाउस में जो जिस दौर में लोग पिट बनाना स्टार्ट करते थे, घर बनाना स्टार्ट करते थे, उस टाइम पे जो टूल बनाते थे वो पालियोलिथिक के पीरियड का नाम मान करके नियोलिथिक, इसलिए कि इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन करके ये लोग बनाए थे। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोर्टर एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। तो ये लोग जो इसको बनाए थे एकदम पॉलिश करके शार्प बनाए हुए थे, काफ़ी तेज़ बनाए हुए थे कि उससे अगर कोई चीज़ को काटना चाहे तो काट सकते हैं। एंड मोर्टर एंड पेस्टल्स, मोर्टर पेस्टल्स क्या होता है? जिस तरह की पुराने ज़माने में, क्या अब भी अगर आप जाएंगे गाँव में तो दिखेगा आपको कि मसाला पीसने के लिए जो सील है लोढ़ा यूज़ करते हैं, वो लोग भी ऐसे ही चीज़ों को इस्तेमाल करते थे किसी चीज़ की पिसाई करने के लिए। अदर प्लांट्स प्रोड्यूस मोर्टर एंड पेस्टल्स यूजिंग फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, ठीक है। तो ग्रेन की पिसाई करने के लिए ये लोग करते थे। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और दूसरे मतलब चीज़ों की जो प्रोड्यूस होता है उसके भी पिसाई करने के लिए। मोर्टर्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, और इसका इस्तेमाल आज भी होता है, ठीक है। मसाला मौसिल का इस्तेमाल आज भी होता है, लोग घरों में मसाला पीसने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 10-12 हज़ार साल पहले ऐसा हो रहा था, लेकिन उस तरीके को आज भी अपनाया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि उस दौर के लोग भी मतलब एक तरह का सेंसिटिव थे और डेवलप्ड थे, और अपने लग्जरियस के लिए सारा काम वो लोग कर सकते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, कई हज़ार साल बाद, एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलेolithic टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन। तो
ये टूल बनने का प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ? आपका पालियोलिथिक पीरियड है, वहीं से चलते चलते आपका मेसोलिथिक में आया, मेसोलिथिक के बाद फिर नियोलिथिक में बनता रहा, फिर बाद में आके पहले तो स्टोन का बनाते थे, फिर जाके बोन का भी लोग बनाने लगे, हड्डियों के औजार भी बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर लकड़ियों का फॉसिल वुड जो होता था उसके भी टूल्स बनने स्टार्ट हो गए। तो ये जो है आपके नियोलिथिक पीरियड के टूल्स हैं जो कि थोड़ा सा शार्प लग रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये एरिया काफ़ी शार्प है, इसे हम किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे एक तरह का कह सकते हैं काटने के लिए, या जो जानवर शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए इसका यूज़ करते थे वो लोग। न्यू स्टोन टूल्स कंपेयर दीज विद द टूल्स शोन ऑन पेज 30 चैप्टर 2। तो यहाँ पे चैप्टर 2 में जो दिखाया गया है वहाँ पे दिखाया गया कि पालियोलिथिक पीरियड का था, उसमें शार्प नहीं था, बस एक तरह का वजनी औजार था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शार्प है, पूरा टूल का काम कर रहा है, एक तरह का नाइफ का काम कर रहा है ये। Many kinds of earthen pots have also been found। अब बहुत मतलब मिट्टी के बनाए हुए बर्तन भी वहाँ पे पाए गए हैं। These were sometimes decorated। इसमें से कुछ बर्तन ऐसे भी थे जो बहुत ही अच्छे सजाए हुए थे, डेकोरेट किए हुए थे, एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और कुछ बर्तन ऐसे भी थे जिन्हें स्टोरिंग के लिए यूज़ करते थे, उसमें अनाज रखने के लिए या दूसरे आइटम्स को रखने के लिए। कह सकते हैं कि स्टोरेज यूटेंसिल उसे बना के रखते थे कि इसमें कोई चीज़ हम रख सकें जो ख़राब ना हो या स्टोर के लंबे समय तक वो सस्टेन हो सके, इसलिए उसको यूज़ करते थे। पीपुल बिगन यूजिंग पॉट्स। तो लोग बर्तनों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये आपका सब आके थोड़ा डेवलप्ड टाइप में हुआ है। स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था। फॉर कुकिंग फूड, तो बर्तनों का इस्तेमाल कब करने लगे? जब थोड़ा सा ज़माना डेवलप हो गया, नियोलिथिक पीरियड आ गया। स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। स्पेशली बनाते थे क्या वो लोग? वो बनाते थे चावल बना लेते थे, ठीक है, या फिर गेहूं का कुछ बना लेते थे, या फिर दाल बना लेते थे किसी तरीका, जो आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइट माना जाता है। तो ये लोग उस टाइम पे भी ये खाना खाते थे और ये काफ़ी डाइट मतलब फूड माना जाता था, और आज भी ये डाइट फूड माना जाता है, ठीक है। नाउ became an important part of the diet. Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown। तो और उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे? कपड़े की बुनाई करते थे और डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल जिस तरह कॉटन है, कॉटन का यूज़ करते हैं, दैट कुड बी ग्रोन, ठीक है, जो अब ये क्यों उगाया जा रहा है, इसकी खेती हो रही है, कॉटन की अब खेती हो रही है, लेकिन उस टाइम पे ये लोग इसको यूज़ करते थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या सारी चीज़ें एक बार ही बदल गई थी? नॉट क्वाइट। इन मेनी एरियाज मेन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक बार ही बदल गई कि सारे लोग कपड़े बुनने लगे, सारे लोग बर्तनों में खाना बनाने लगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, मर्द और औरत दोनों क्या करते थे? हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग का काम करते थे। एंड एल्स वेयर पीपुल अडॉप्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और लोग फार्मिंग को और हर्डिंग को भी स्लोली एडॉप्ट करने लगे थे, यानी इसमें भी काम करने लगे थे, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया था स्लोली। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हज़ार साल मतलब गुजर जाने के बाद, बेसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़। कई हज़ार साल गुजर जाने के बाद लोग इस काम को मिलजुल के करने लगे। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, कि क्या नाम है कि अभी तक तो साथ रहते थे, लेकिन ये सीज़न को डिवाइड कर लिया कि हम इस सीज़न में ये करेंगे। जिस तरह आज हो रहा है कि किस सीज़न में हमको धान की बुआई करनी है, किस सीज़न में हमको गेहूं की बुआई करनी है, तो इस तरह भी ये लोग भी सीज़न को क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे कि हमको इस सीज़न में ये करना है। उनको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस सीज़न में ये जो क्रॉप अच्छा उगता है और इस सीज़न में ये उगता है, क्योंकि वो करते करते उनको एक्सपीरियंस हो गया था। इस वजह से वो सीज़न को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे अपने काम के लिए। व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। दूसरे कस्टम्स और प्रैक्टिस के बारे में हम देखते हैं। आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली हमसे नहीं मतलब उनका इंटरेक्शन होता है, बल्कि जो स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स उसे पढ़ते हैं, फिर हम तक उनकी बात पहुंचती है कि उस टाइम पे जो प्रेजेंट डे के जो फार्मर्स हैं, ठीक है, किसान करने वाले, और एक तरह का सिंपल एग्रीकल्चर के तौर पे वो काम करते हैं, इस तरह के उस टाइम पे भी लोग थे जो काम करते थे। दे हैव आल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, और उन लोगों ने हर्डर्स के लाइफ को भी पढ़ा। मेनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स
लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। जो हर्डर्स और फार्मर्स होते थे ये ग्रुप में रहते थे और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्राइब्स। ये एग्जाम में आपको आ सकता है कि हर्डर्स और फार्मर्स एक साथ रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ट्राइब्स बोलते हैं। इसको कहते हैं कि कबाइल बोलते हैं, ठीक है। शेड्यूल के माने भी कभी कभी इसको लिया जाता है, पिछड़े के माने में। Scholars find that they follow certain customs and practice that may have existed earlier as well। तो स्कॉलर्स ये भी फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं कि वो लोग एक तरह के कस्टम को भी फॉलो करते थे। यूजुअली 2 ट्राइब्स के बारे में बात हो रही है यहाँ से। यूजुअली 2 to 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट और विलेज। तो ये जनरली क्या होता था कि 1 से 2 जनरेशन कह सकते हैं कि 100-200 साल तक मतलब एक ही विलेज में वो लोग रहते थे। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म है ट्राइब। ये लोग मिलते थे आपस में, 100-200 साल रहते थे, फिर इस तरह के मिलने के बाद उनका एक और ट्राइब बन जाता है, उनका एक और कबीला बन जाता है। मेंबर्स ऑफ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। ये उनके प्रोफेशन थे, इसमें वो लोग काम करते थे। जो भी ट्राइब में आते थे मिलजुल के ये सारे काम वो अंजाम देते थे। पीपुल यूजुअली women डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, ठीक है, सोविंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोविंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन। तो खेत की मतलब खुदाई से लेके बुआई, पानी वगैरह वगैरह, देखभाल से लेके ये सारा काम कौन? औरतें करती थी। एंड बर्ड्स दैट माइट इटन। तो जानवरों को भी भगाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर फसल को खा जाए। वीमेन आल्सो थ्रेश हस्क एंड ग्रेट ग्रेन। और पक जाने के बाद अनाज तैयार हो जाने के बाद उसकी कटाई भी वो लोग करती थी। मेन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर। तो मर्दों का क्या काम था कि मर्द ये एक बड़ा झुंड लेकर जानवरों का जाते थे और मतलब एक चरागाह तलाशते थे, ग्रासलैंड तलाशते थे जहाँ पे वो जाके जानवरों को चरा सके ईजिली। चिल्ड्रेन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स। और जो बच्चे होते थे वो जानवरों के छोटे झुंड के साथ चले जाते थे। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज़ डन बाय बोथ मेन एंड वीमेन। तो जो जानवरों का देखभाल और उससे उसकी मिल्किंग करना या फिर क्लीनिंग करना ये मेल और मर्द औरत दोनों करते थे। बोथ वीमेन एंड मेन मेक पॉट्स, बास्केट, टूल्स एंड हट्स। ये सारे दोनों करते थे, बर्तन बनाते थे, टोकरी है, झोपड़ियाँ। दे आल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स। और जो त्यौहार होता था उससे भी सब लोग मिलजुल के हैप्पीली सेलिब्रेट करते थे। तो ये उनके कुछ रिचुअल्स थे जिसे वो हैप्पीली मिलजुल के सेलिब्रेट करते थे। और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसके लीडर माने जाते थे, ठीक है, इस रिचुअल के लीडर माने जाते थे। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। वो एक तरह का एक्सपर्ट होते थे, ट्रेंड होते थे। जो बड़े लोग होते थे ट्रेंड होते थे, काफ़ी एजेड होते थे, उन्हें वो लोग लीडर बनाते थे। आर यंग ब्रेव वॉरियर्स आर प्रीस्ट। या फिर जवान होता था तो वो एक तरह का बहादुर होना चाहिए या फिर प्रीस्ट हो, धर्म गुरु हो उनका। ओल्ड वीमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। तो जो बूढ़ी औरतें होती थी वो तो उनकी काफ़ी इज्जत की जाती थी। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक cultural tradition including their own language, music, stories and painting. They also have their own gods and goddess। तो ट्राइब्स जो लोग होते थे वो एक तरह का यूनिक कल्चर रखते थे, ट्रेडिशन होता था और उनकी ज़बान अलग होती, उनका म्यूजिक, सिंगिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें उनकी अपनी होती थी। वो भगवान को भी मानते थे, देवी देवता को भी मानते थे। What makes the tribes different from many other societies you will be studying about is that land, forest, grassland and water are regarded as the wealth of the entire tribes। तो जो उन लोग की प्रॉपर्टी होती थी, जहाँ वो लोग रहते थे, आसपास में जो जंगलात होते थे, पेड़ पौधे, जानवर जो कुछ भी होते थे वो उनकी प्रॉपर्टी मानी जाती थी। एंड एवरीबडी शेयर्स एंड यूजेस दीज टुगेदर। दे आर नो शार्प डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। वो भेदभाव नहीं करते थे किसी अमीर और गरीब में, उनके नज़दीक सब बराबर था। अमीर हो या गरीब हो, किसी के पास ज़्यादा जानवर है वो भी एक जैसा है, किसी के पास कम जानवर है वो भी एक जैसा है, किसी के पास ज़्यादा जंगल है, किसी ज़्यादा कोई ज़्यादा मालदार है। तो इस मतलब कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच नहीं था, पुअर और रिच के बीच। तो एक तरह का वो इक्वलिटी रखते थे।
अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2, उसमें जाइएगा सेकंड चैप्टर में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेहरगढ़ लोकेशन। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन, ठीक है, ये एक तरह का फर्टाइल मतलब जहाँ कह सकते खेतिहर जगह है। नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, ये एक तरह का ईरान में एक जगह पड़ती है जहाँ पे बोलान पास है, ठीक है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वीमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बेरली एंड वीट। मेहर वो जगह है जहाँ पे मर्द औरत दोनों मिलकर जौ और गेहूं की खेती करना सीखे थे। एंड रेयर शीप एंड गॉड्स, और शीप और गॉड्स को पालना भी सीखे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, सबसे पहले यहीं पे हुआ था, कहाँ पे, मेहरगढ़ की औरतें सबसे पहले शीप और गॉड को पालना या फिर बार्ली या वीट की खेती करना यहीं पे सीखे थे। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, ये सबसे पहला गांव है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ की औरतें या मर्द औरत दोनों मिलकर ये काम करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब वहाँ पे गए, वहाँ पे डिस्कवर किए, वहाँ की खुदाई किए, तो वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिले, जैसे कि एनिमल्स बोन्स है, जानवरों की हड्डियाँ, अर्लीस्ट लेवल्स, ठीक है। लेवल से यहाँ पे एक तरह का कह सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कुछ लेवल्स हैं। तो ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ। तो ये आगे भी पिक्चर के थ्रू इसको हम समझते हैं। दिस इंक्लूड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग। तो ये जो हड्डियाँ थी ये किसकी थी, डियर की थी और पिग की थी। इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गॉड, फिर बाद में इनको और बहुत सारा शीप और गॉड के बोन्स मिलते हैं। एंड इन स्टिल लेटर लेवल, और दूसरे लेवल में जाते हैं तो सर्फ मतलब एक जगह पे जाते हैं नीचे और जाते हैं तो वहाँ भी उनको मिलता है। कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, यहाँ पे मवेशियों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। सजेस्टिंग दैट दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपुल, ये पता चला है कि ये जो मवेशी जानवर थे कैटल्स थे, यहाँ के लोग कैटल्स को बहुत ज़्यादा पालते थे, तो इसी वजह से इनकी हड्डियाँ यहाँ पे मिली है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा अर्लियर एंड लेटर लेवल्स, ये आपके लेवल्स हैं। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपके लेवल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ, थोड़ा सा अभी बात समझ में आ जाएगी। When archaeologists are digging at an excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? तो जब एक्सक्वेटिंग हो रही थी, आर्कियोलॉजिस्ट जब गए वहाँ पे, मेहरगढ़ मान लीजिए, वहाँ गए उसकी खुदाई करने लगे, तो उन्हें कैसे पता चला कि कौन सा लेयर, एक नीचे वाला कौन सा लेयर है या ऊपर वाला कौन सा लेयर है, तो ये कैसे पता चला। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग इन फ्लैट लैंड 4, ठीक है। सब ये सपोज कर लीजिए कि जो इंसान थे सबसे पहले 4 नंबर, ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन का एरिया है, तो सबसे पहले आदमी यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए फर्स्ट फ्लैट पे। ओवर द ईयर्स द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज, और ये एरिया जब ढक गया, यहाँ वाला ये वाला जब एरिया ढक गया, over the years the surface will gradually rise because people discard waste material and generally stay and rebuild house in the same place। जब ये नीचे वाला एरिया ढक जाता है तो लोग सेकंड वाले पे आ जाते हैं, सेकंड बिल्डिंग पे रहने लगते हैं। and generally stay and rebuild houses in the same place after hundreds of years, मतलब हज़ारों साल बाद। दिस लीड्स टू द इंफॉर्मेशन ऑफ माउंड, हज़ारों साल बाद ये भी जगह समझ लीजिए एक तरफ बर्बाद हो जाता है, ढक जाता है कूड़ा करकट से। व्हेन दिस माउंड इज़ डग एंड डग अप what is found from the upper layers of the mound is generally from a later time than what is found from the lower layers of the mound which are older। तो यहाँ पे लोग जब सबसे पहले जाते थे, ये जगह जब बर्बाद हो गई, फिर इस पे आ गए, ये बर्बाद हो गई, इस पे आ गए, ये बर्बाद हो गई, इस पे आ गए। तो इस तरह ये जितने भी लेयर्स हैं, इन लेयर्स की खुदाई की गई। लेयर्स की जब खुदाई की गई तो नीचे जब आए तो पता चला कि यहाँ पे भी लोग रहते थे। ये एरिया हम कह सकते हैं कि ये एरिया आपका हो जाएगा जो पैलियोलिथिक का हो जाएगा, ऊपर जिस तरह आएंगे मेसोलिथिक का हो जाएगा, फिर और ऊपर आएंगे नियोलिथिक का हो जाएगा। तो जितना नीचे जाइएगा, चूँकि जो पैलियोलिथिक का पीरियड है काफ़ी पहले, तो काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा उनके बारे में जानने के लिए। तो ये लेयर्स थे जहाँ
से उनको इन चीज़ों के बारे में पता चला था। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल हाउस, ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। जो मेहरगढ़ में घर के कुछ पाए गए थे वो इस तरह कुछ थे, ठीक है। क्या थे? स्क्वायर टाइप एक रेक्टेंगल थे। स्क्वायर क्या होता है कि मतलब चारों तरफ से जो बराबर होता है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, इसमें से कुछ ऐसा जो कंपार्टमेंट है जिन्हें हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, जब उनके यहाँ कोई मर जाता था तो उसकी काफ़ी अदब करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। ये वो लोग ये सोचते थे कि इंसान मरा है फिर पैदा होगा। बरील इज़ वन सच अरेंजमेंट, तो एक तरह अच्छे तरीके से उसे वो दफनाते थे, उसको बरी करते थे। सिवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, तो बरियल साइट जो है कह सकते हैं कब्रस्तान के बहुत सारे सिम्बल्स जो है मेहरगढ़ में मिले हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद गॉड्स, तो क्या होता था कि जो इंसान मरता था उसके साथ एक बकरी को भी दफन कर देते थे। विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि उनका ये बिलीव था कि इंसान मरता है तो फिर पैदा होगा। तो ये इंसान का स्केलेटन है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बकरियाँ हैं साइड बाय साइड रखी गई हैं। अ बरियल फ्रॉम मेहरगढ़ कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गॉड्स, तो गॉड्स स्केलेटन ये कहते हैं ना ढांचा जो होता है इंसान जब मर जाता है उसके जिस्म का जो फ्लेश होता है सब कुछ गल जाए, हड्डियाँ बची हो इंसान के शक्ल में, तो फिगर में उसे हम बोलते हैं स्केलेटन। तो ये इंसान का स्केलेटन है, ये उसके गॉड्स के स्केलेटन है। A house in मेहरगढ़, this what a house in मेहरगढ़ may have looked like, तो जो मेहरगढ़ में घर बनाया गया था इस तरह कुछ दिखता था। A closer look, दाउजली हेडिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। एज इट इज़ आपके प्रैक्टिस सेट में भी दिया हुआ है। फाइंड दाउजली हेडिंग ऑन मैप 2, वो भी मिल जाएगा आपको। वो मैप देखने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा सेकंड चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेकंड चैप्टर को मैंने एक बारगी में करा दिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लें। दिस इज़ अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्रा के करीब एक साइट है। क्लोज टू द रूट लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार, चाइना और म्यांमार का जो रास्ता है उससे ये करीब करीब मिलता जुलता है। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टर्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड, और यहाँ पे क्या पाया गया था? मोर्टर एंड पेस्टल्स, ठीक है, मोर्टर पेस्टल जो टूल्स बनाया गया था यहाँ पे पाया गया था, ठीक है। दार्जिलिंग में क्या पाया गया था? मोर्टर एंड पेस्टल्स, जो वही कह सकते हैं कि सील हथौड़ा जो होता था किसी चीज़ की पिसाई करने के लिए, यहाँ पे पाया गया है। हैव बीन फाउंड, दीज इंडिकेट दैट पीपल वर प्रोबेबली ग्रोविंग ग्रेन, इससे पता चला इससे ये पता चल रहा है कि लोग अनाज उगाते थे एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, और इससे क्या नाम है खाना बनाते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड जडीद अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, और ये जो मतलब है जो स्टोन ये लोग यूज़ करते थे ये कहाँ से लाया गया था? ये चाइना से लाया गया था, क्योंकि चाइना भी उससे करीब पड़ता था। ये रूट जो जोड़ा गया था चाइना और म्यांमार के से करीब जोड़ा हुआ था, इसी वजह से ये जो स्टोन लाए थे वो लोग चाइना से लाए थे। आल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड्स एंशिएंट वुड दैट हैज़ हार्डन इनटू स्टोन, तो एक तरह का आल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ, और जो और बहुत सारे टूल्स पाए गए थे जो फॉसिल वुड का बना था, ठीक है, फॉसिल वुड के भी टूल्स यहाँ पे पाए गए हैं। एल्सवेयर ब्रैकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड तुर्की इन योर एटलस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट कैटल ह्यूक वाज फाउंड इन तुर्की, सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन में आएगा कि कैटल ह्यूक ये कौन से दौर का साइट है? तो ये आपका नियोलिथिक साइट है, ठीक है। कैटल ह्यूक मतलब किस दौर का साइट है, किस पीरियड का है? तो नियोलिथिक साइट है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे फ्लिंट है ये आपका सीरिया से मिला है, काउरीज है ये आपका रेड सी से मिला है, शेल्स है ये आपका अंडे का जो छिलका होता है मेडिटेरियन सी से मिला है, एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, और ये सारी चीज़ें वो अपने सेटलमेंट के लिए यूज़ करते थे। रिमेंबर देयर आर नो कार्ड्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द
बैग्स ऑफ पैक एनिमल सच एज कैटल आर बाई पीपुल। तो ये चीज़ें जो लाते थे लोग या लाई जाती थी, इसके लिए कोई कार्ट, बैलगाड़ी या कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। या तो ये जानवर के ऊपर रख के लाते थे या फिर इसको अपने बैक पे, अपने पीठ पे रख के लाते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए यहाँ पे मतलब दे आर नो कार्ड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं था। वैसे भी पास्ट में एंशिएंट में लोग ऑन फुट चलते थे और जो भी सर्विस देते थे, लेते थे, वो ऑन फुट ही होता था। तो ये आपका जो थर्ड पार्ट्स है ये भी कंप्लीट हो गया। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई भी एनसीईआरटी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।